हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबेरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लास 4 के जो बाकी के बचे हुए चैप्टर थे ईवीएस की बुक की, उसके समरी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं उसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और यहाँ पर जो चैप्टर 8वां है, देख तमाशा, तो इस चैप्टर में कुछ प्रमुख त्यौहार और मेलों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हमने भारत के जो प्रमुख त्यौहार हैं और कौन सा त्यौहार या फिर कौन सा जो मेला है वो किस राज्य में मनाया जाता है, उन सभी को हमने यहाँ पर ले लिया है, क्योंकि आपसे जीके का पोर्शन पूछा ही जाएगा। तो फिर हमने इस वजह से जो सभी प्रमुख मेले हैं उनको यहाँ पर हमने नोट्स में शामिल किया हुआ है। इसके अलावा बिहार स्पेशल भी आपसे पूछा जाएगा, तो हमने बिहार के भी जो प्रमुख मेले हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया है। साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करना है। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सभी चीज़ों को एक एक करके बारी बारी से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो चैप्टर 8वां है, देख तमाशा, इसी में पढ़ेंगे सबसे पहले जो प्रमुख त्यौहार हैं। तो एक साइड हमने भारत के राज्य और प्रमुख त्यौहारों को लिखा है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तवांग उत्सव, पक्के पक्का और हार्नबिल उत्सव। इसके अलावा जो हार्नबिल महोत्सव है ये नागालैंड में भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों जगह ही मनाया जाता है। इसके अलावा जो असम में है बिहू मनाया जाता है और उत्तराखंड में फूलदेई, गंगा, कयाक त्यौहार मनाए जाते हैं। उड़ीसा की यदि बात करें तो उड़ीसा में रज पर्व, धानु यात्रा, नुआखाई, बाल यात्रा, ये प्रमुख त्यौहार हैं। और ये जो उड़ीसा के त्यौहार हैं ये सभी ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सभी से किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, तो इनको आप लोग याद रख लेंगे। इसके अलावा कर्नाटक की यदि बात करें तो उगड़ी मनाया जाता है यहाँ पर, और केरल में ओणम, परिपली और गजमेला। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें तो खीर भवानी मेला, हेरात उत्सव और पुष्कर महोत्सव मनाया जाता है, एप्पल फेस्टिवल, नौरे फेस्टिवल, कंचोत उत्सव। ये हो गए जम्मू कश्मीर के प्रमुख उत्सव हो गए, मेले हो गए। इसके अलावा तमिलनाडु की यदि बात करें तो तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, त्यौहार है ये जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। और तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर बोनालू, मेदराम और बथुकम्मा। बथुकम्मा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। इसके अलावा त्रिपुरा की बात करें तो लाई हरोबा त्यौहार, खरजी पूजा। और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में भी हमने बताया था कि यहाँ पर भी हार्नबिल मनाया जाता है और मुआत्सु उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा मणिपुर में सिरुई लिली महोत्सव, संघाई उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। और जो संघाई है ये संघाई हिरन मणिपुर में पाया जाता है और संघाई उत्सव भी यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे कि जो संघाई हिरन है ये कहाँ, कौन से राज्य का जो पशु है, तो वो मणिपुर का है। और संघाई उत्सव जो है ये मणिपुर में ही मनाया जाता है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर बैसाखी मनाया जाता है। एंड महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा जो कि नव वर्ष का आरंभ भी माना जाता है। इसके अलावा मिजोरम की यदि बात करें तो मिजोरम में चपचार कुट और बम्बू महोत्सव मनाया जाता है। लद्दाख में मनाया जाता है लोसार महोत्सव, स्पुतिक, गस्टर और सिंधु दर्शन। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो फगली मनाया जाता है। बिहार में छठ पूजा, ये तो सभी को ही पता होगा। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है। मेघालय में मनाया जाता है चेरी ब्लाज्म फेस्टिवल एंड बांग्ला उत्सव। और उत्तराखंड में फूलदेई त्यौहार। तो ये कुछ प्रमुख त्यौहार थे और कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं प्रमुख मेले। तो राजस्थान का जो प्रमुख मेला है वो है पुष्कर का मेला, कोलायत मेला। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला मनाया जाता है। बिहार में सोनपुर का मेला काफ़ी प्रसिद्ध है। और लद्दाख में हेमिस, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नौचंडी मेला मनाया जाता है। असम में अम्बुबाची मेला। और हरियाणा में सूरज कुंड और हस्तशिल्प मेला। इसके अलावा प्रयागराज में माघ मेला, झारखंड में श्रावणी मेला और केरल में त्रिशूर पूर्णम और तेलंगाना में मेड़ारम मेला मनाया जाता है। तो ये प्रमुख मेले हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम बिहार स्पेशल
भी देख लेते हैं, यानी कि बिहार के प्रमुख मेले देख लेते हैं। तो जो बिहार में पितृपक्ष मेला होता है ये गया में मनाया जाता है। सोनपुर का मेला सोनपुर में, और बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का जो मेला है ये ब्रह्मपुर बक्सर में मनाया जाता है। ककोलत का जो मेला है ये नवादा, ये बिहार का ही एक ज़िला है। इसके अलावा जो मलमास का मेला है ये राजगीर में मनाया जाता है। और जानकी नौवी का मेला सीतामढ़ी में, सबौर मेला भागलपुर, सिमरिया मेला बरौनी। आप लोग याद रखेंगे कि ये जो सभी स्थान हैं ये बिहार के ही हैं। इसके अलावा जो मंदार मेला है ये बांका में मनाया जाता है। बेतिया मेला बेतिया में, और हरदी मेला ये मनाया जाता है मुजफ्फरपुर में। और पाप हरड़ी मेला ये भी भागलपुर में मनाया जाता है। एंड पुस्तक मेला ये पटना में। सौराठ मेला सीतामढ़ी नवादा। इसके अलावा जो कल्याणी मेला है ये कटिहार में मनाया जाता है। नंदनगढ़ मेला पूर्णिया में। कोसी मेला कटिहार, और काली देवी का मेला ये मनाया जाता है फारबिसगंज में। इसके अलावा ये अभी हमने चैप्टर 8 को डिस्कस किया। अब देख लेते हैं चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 का जो नाम है जब मामा जी घर आए, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं थी, उसमें बस एक कहानी है कि मामा जी घर आते हैं तो काफ़ी चहल पहल होती है, बस यही सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो चैप्टर 9 है तो छठ पर्व और बच्चे, तो यहाँ पर थोड़ा सा छठ पर्व के बारे में बताया गया है कि जो छठ पर्व है ये बिहार का इम्पोर्टेंट त्यौहार होता है। इसके अलावा इस पर्व में छठी माता और सूर्य देवता की पूजा और उपासना की जाती है, और ये कार्तिक माह में मनाया जाता है। इसके अलावा जो चैप्टर 11 है आओ बनाए नक्शा, तो इसमें बच्चों को दिशाओं के बारे में जानकारी दी गई है, यानी कि उनको जो दिशाएं हैं उनके बारे में बच्चों को बताना। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो बच्चों को ये बताया गया है, ये दिशाएं बताई गई हैं। उसके बाद बच्चों से इस तरीके से पूछा जाता है कि जो तुम्हारा घर है वो किस दिशा में है, या फिर तुम जो आते हो वो किस साइड से आते हो, किस दिशा से आते हो, या फिर और भी कई सारी चीज़ें कि तुम्हारे घर के बगल में मतलब किस साइड क्या है। इस तरीके से बच्चों को दिशाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें भी कुछ खास चीज़ें नहीं थी चैप्टर 11 में भी। अब वो देख लेते हैं चैप्टर 12। तो यहाँ पर अपना प्यारा घर, तो यहाँ पर अपना प्यारा जो घर है, तो यहाँ पर पक्षियों के बारे में बताया गया है, यानी कि पक्षियों के घोंसलों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देख लेते हैं कि कौन सा जो पक्षी है वो कहाँ पर घोंसला बनाता है। तो बात यदि हम सबसे पहले कौवा की करें, तो कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मतलब कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो कौवा एक ऐसा पक्षी होता है जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कबूतर की यदि बात करें तो कबूतर घर की बालकनी में या फिर जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं खंडर वगैरह वहाँ पर अपने घोंसले बनाते हैं। वहीं यदि हम तोते की बात करें तो जो तोता होता है ये घोंसला नहीं बनाता, बल्कि ये बिलों में या फिर जो चट्टान की दरारें होती हैं वहाँ पर रहते हैं। और दर्जन चिड़िया, तो दर्जन जो चिड़िया होती है ये पेड़ के पत्तों को सी करके अपना घोंसला बनाती है, क्योंकि जो दर्जन चिड़िया होती है इसकी जो चोंच होती है वो काफ़ी नुकीली होती है। इस वजह से ये पेड़ के पत्तों को सी लेती है और उन्हीं से अपना घोंसला बनाती है। उल्लू की यदि बात करें तो ये भी घोंसला नहीं बनाता, क्योंकि दिन में उल्लू देख नहीं सकता, यानी कि ये दिन में घोंसला बनाने में सक्षम नहीं होता और रात में बनाता नहीं है। तो जो उल्लू होता है ये भी घोंसला नहीं बनाता, बल्कि ये भी जो दूसरों के छोड़े हुए घोंसले होते हैं उन्हीं में रहता है। इसके अलावा गौरैया की यदि बात करें तो गौरैया जो सामान्यतः घरों में ही घोंसला बनाती है। और कठफोड़वा ये पेड़ों के प्राकृतिक गड्ढे, यानी कि जो पेड़ होते हैं उसमें होल हो जाते हैं उन्हीं में रहते हैं। और नीलकंठ की यदि बात करें तो वृक्षों के तने पर बने छेद में, तो ये भी वही उसी तरीके से जो पेड़ होते हैं उनके जो छेद होते हैं उसी में नीलकंठ भी रहता है। और बया या फिर शक्करखोरा की बात करें तो ये अपना घोंसला लटकता हुआ बनाता है। तो ये प्रमुख पक्षी और उनके जो घोंसले हैं ये चीज़ें हो गई। आगे देख लेते हैं खेतों से घर तक, चैप्टर जो 13 है। तो इस चैप्टर का नाम है खेतों से घर तक। फसल बोने के लिए यहाँ पर जो खेत हैं तो खेत में फसलें किस तरीके से बोई जाती हैं या फिर फसलों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो फसल बोने के लिए सबसे पहले खेत की जुताई, फिर बुआई, निराई गुड़ाई की जाती है तथा समय समय पर उसमें पानी भी देना पड़ता है। इसके अलावा जो धान होता है, प्याज, मिर्च बोने से पहले उसका बिचड़ा यानी कि उसको बेल भी कहते हैं तैयार की जाती है, और फिर उसको उखाड़ करके खेत में
बराबर दूरी पर रोपते हैं। मतलब जो धान होता है तो धान को सीधे ऐसे बीज के रूप में नहीं बोया जाता, बल्कि पहले उसका जो बिचड़ा होता है या बेल तैयार की जाती है। मतलब धान को पहले भिगो करके खेत में बो दिया जाता है, उसके बाद जो धान उग आती है फिर उसको उखाड़ करके फिर खेत में बराबर दूरी पर रोपते हैं। इसी तरीके से प्याज और मिर्च को भी किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि जो गेहूँ होता है, मक्का, सरसों, तो इन चीज़ों को सीधे इनके जो बीज होते हैं उनको सीधे खेत में ही बोया जाता है। इसके अलावा जो अगला चैप्टर है बाल मेला और खेल, तो मेला वगैरह के बारे में हम डिस्कस ही कर चुके हैं, तो इसमें भी वही चीज़ें मतलब मेला के बारे में बताया गया है। या फिर खेल की यदि बात करें तो इसको हमने जो पिछली क्लास 3 की NCERT थी उसमें खेलों के बारे में बताया था। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, क्लास 3 की जो SCERT है उसको भी हमने कवर करवा दिया है, तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देख लें। इसके अलावा आसपास की सफाई के बारे में बताया गया है चैप्टर 15 में। और उसके बाद आगे देखते हैं जो चैप्टर 16 है, यहाँ पर मीठा मीठा शहद। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मधुमक्खियों के बारे में बताई गई हैं, तो उनको देख लेते हैं। जैसे कि जो छत्ते में मादा श्रमिक मधुमक्खी होती है जो फूलों से रस चूस कर शहद बनाती है, और इनके पेट से ही मोम निकलता है। यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियों से हमें क्या क्या मिलता है, मोम मिलता है और शहद मिलता है। और जो शहद बनाती है वो कौन सी मक्खी होती है, वो होती है मादा श्रमिक मधुमक्खी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। इसके अलावा जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये 3 तरीके की होती हैं। सबसे बड़े आकार की जो मक्खी होती है वो होती है रानी मक्खी, और मध्यम आकार की मक्खी नर मधुमक्खी, एंड छोटे आकार की जो मक्खी होती है वो होती है मादा श्रमिक मक्खी। तो जो रानी मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है, और जो मादा श्रमिक मक्खी होती है वो फूलों से जैसे उसको रस का पता चलता है तो फिर वह विशेष प्रकार का एक डांस करती है और दूसरी मधुमक्खियों को भी बुलाती है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं अगला चैप्टर, और अगला जो चैप्टर है तरह तरह के पक्षी। तो पक्षियों के बारे में भी अभी हमने घोंसलों के बारे में इनके डिस्कस किया था, और जो पिछली क्लास की जो क्लास 3 की SCERT थी वहाँ पर पक्षियों के बारे में हमने और भी डिस्कस किया था, तो वो वीडियो ज़रूर से देख लें। इसके अलावा जो इसका क्लास 4 की भी जो पहली वीडियो है जहाँ पर हमने बाकी के चैप्टर कवर करवाए हैं, तो उसको भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर भी कवर हो गई हैं। इसके अलावा जंगल में पिकनिक, तो इसमें जंगल में पिकनिक के बारे में बताया गया है। एंड ककोलत से कन्याकुमारी, तो चैप्टर 19, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे कि जो ककोलत झरना है ये कहाँ पर है, ये है नवादा ज़िला बिहार में, और जो ब्रह्म कुंड है ये है राजगीर में। इसके अलावा गर्म जल के छोटे छोटे जो झरने हैं ये कहाँ पर हैं, तो ये भी राजगीर में ही हैं। और आगे अगर बात करें तो कन्याकुमारी देश के दक्षिण में है, तमिलनाडु में, जो कि हिंद महासागर के तट पर है। तो क्योंकि ये जो चैप्टर 19 है ककोलत से कन्याकुमारी तक, तो यहाँ पर ककोलत के बारे में और कन्याकुमारी के बारे में भी कुछ जानकारी दी हुई है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला चैप्टर हमारे मददगार कामगार। तो यहाँ पर कामगार के बारे में बताया गया है, और वो कामगार किन औजारों का प्रयोग करते हैं, साथ ही उनका जो काम है वो क्या होता है। तो जैसे कामगार होता है कुम्हार, तो कुम्हार किस चीज़ का प्रयोग करता है, चाक का प्रयोग करता है, और इसका काम क्या होता है, मिट्टी के बर्तन बनाना। वहीं यदि हम बात करें लोहार की, तो लोहार निहाई, हथौड़ा, सरसी आदि सामान रखते हैं, और इसका काम होता है लोहे का सामान बनाना। एंड मोची की यदि हम बात करें तो मोची के पास जो सामान होता है सुआ, तकुआ, तागा, मोम और कतरनी, और इसका जो काम होता है जूते चप्पल बनाना और मरम्मत करना, यानी कि उनकी सिलाई वगैरह भी करना। इसके अलावा बढ़ई की यदि हम बात करें तो बढ़ई के पास होता है आरी, रांदा, बसूला, हथौड़ी और पेचकस, एंड जो बढ़ई का काम होता है लकड़ी का सामान बनाना। दर्जी की यदि बात करें तो दर्जी के पास फीता, कैंची, तागा, सिलाई मशीन, और जो दर्जी है ये कपड़े बनाता है। इसके अलावा ठठेरा की बात करें तो जो ठठेरा होता है ये बर्तन बनाने वाला होता है, इसके पास भी हथौड़ा, सरसी, जोड़ने का सामान आदि चीज़ें होती हैं, और इसका काम होता है बर्तन बनाना और मरम्मत करना। इसके अलावा सोनार की बात करें, यानी कि जो सुनार जिसको कहते हैं, तो इसके पास सरसी, कैंची और हथौड़ी होती है, और ये जो आभूषण होते हैं यानी कि जेवर बनाना इसका काम होता है। आगे हम देख लेते हैं इसी में किसान द्वारा उपजाई गई वस्तुएं और कामगार द्वारा बनाई गई वस्तुएं।
तो जो पटसन होता है ये किसान द्वारा उपजाई गई वस्तु होती है। और पटसन से बनता क्या क्या है, बोरा, थैला, चटाई और रस्सी। ईख की यदि बात करें तो इससे गुड़ और चीनी बनती है। सरसों, तो सरसों से तेल निकाला जाता है। और फूल जो होते हैं इससे माला बनाया जाता है। एंड कपास की यदि बात करें तो कपास से धागा बनता है और फिर धागे से कपड़ा भी बनता है। आगे अगर हम बात करें, जो अगला चैप्टर है चैप्टर 21, तरह तरह के घर। तो घर भी हम कई टाइप के पढ़ चुके थे पिछले वीडियोज़ में, और इग्लू के बारे में यहाँ पर स्पेशली एक पैराग्राफ दिया था, तो यहाँ पर हमने इग्लू को ले लिया है क्योंकि बाकी टाइप के जो घर हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। तो इग्लू की यदि हम बात करें तो बर्फ़ से बना एक घर होता है और ये गुंबद आकार का होता है। इसके अलावा ये बर्फीले प्रदेशों में पाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। और इन घरों की दीवारों को छूने पर वे ठंडी तो लगती हैं, पर वे बाहर से, मतलब बाहर जो गिरती हुई बर्फ़ होती है या फिर जो ठंडी हवा है उसको अंदर नहीं आने देती। यानी कि जब आप दीवारों को छूते हैं तो वो ठंडी तो लगती हैं, किंतु बाहर से जो ठंडी हवा है उसको वह अंदर नहीं जाने देती, यानी कि उसके अंदर ठंडी नहीं लगती है। और अगला जो चैप्टर है चैप्टर 22, अजय जब गाँव लौटे। तो सभी चीज़ें क्योंकि यहाँ पर कहानी के रूप में बताई गई हैं, बट हमने यहाँ पर जो उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन्हीं को लिया है। तो अजय जब गांव लौटे, मतलब अजय नाम का एक व्यक्ति होता है, तो वो पढ़ने जाता है और 30 साल बाद वह वापस आता है। तो 30 साल पहले उसका गांव कैसा था और 30 साल बाद जब आया तो कैसा हो गया। तो पहले सभी कच्चे मकान थे, कच्ची सड़कें थीं और जो पुल वगैरह हैं वो कच्चे ही थे। तो यहाँ पर मेनली ब्रिज के बारे में बताया गया है कि जो ब्रिज थे वो भी पहले कच्चे थे और जब अब वह लौटा है तो वो पक्के हो गए हैं। तो यहाँ पर हावड़ा ब्रिज के बारे में बताया गया है। जो हावड़ा ब्रिज है ये कहाँ पर है, ये कोलकाता में है। और रज्जू मार्ग ये राजगीर में है, राजगीर बिहार में है। और जो महात्मा गांधी सेतु है ये गंगा नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा चिरैया टाट ओवर ब्रिज ये पटना में है। तो ये आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये सारे जो पॉइंट हैं ये SCERT बुक में मेंशन है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा अगला जो चैप्टर है चैप्टर 23, चिड़ियाघर की सैर। तो चिड़ियाघर में यहाँ पर चैप्टर में दिया है कि जो मध्य विद्यालय नगदेवा के बच्चे हैं वो चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं। वे रेलगाड़ी द्वारा जमुई से पटना पहुँचे, फिर टेम्पो पर बैठ करके वे चिड़ियाघर पहुँचते हैं। और चिड़ियाघर पहुँचने के बाद वे तरह तरह के जानवर देखते हैं, पक्षी भी देखते हैं। वहाँ पर उन्होंने मोर देखा, तो मोर के बारे में भी इस तरीके से जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है वहाँ पर पूछा गया है कि जो मोर है क्या मोर ऊंचा उड़ सकता है। तो मोर ऊंचा नहीं उड़ सकता। इसके अलावा जो मोर है वो अनाज के अलावा कीड़ा और मकोड़ा भी खाता है। साथ ही यहाँ पर बाघ की यदि बात करें तो जो बाघ है ये पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा पश्चिम चंपारण में पाए जाते हैं। बाघों को खाल और आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने के लिए शिकार किया जाता है। तो इस वजह से जो लगातार बाघों की संख्या है वो कम भी होती जा रही है। और ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो बाघ है वो सुंदरवन और पश्चिम चंपारण में पाए जाते हैं। और बाघों का जो शिकार है वो किस लिए किया जाता है, उनकी खाल के लिए और आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने के लिए। साथ ही हमारे राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है, कमल है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि जो अशोक स्तंभ है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है और ये अशोक द्वारा बनवाए गए सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इसमें 4 शेर बने हुए हैं। साथ ही जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसके नीचे बनी पट्टी पर अगल बगल सांड और घोड़े की आकृति है और बीच में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। आगे यदि बात करें कि अशोक स्तंभ को आपने और कहाँ कहाँ देखा है, तो स्टाम्प पर देखा है, आयकर की जो मोहरें होती हैं उनमें, सरकारी कागज़ों पर, पाठ्य पुस्तकों पर और नोट वगैरह पर भी देखा है। इसके अलावा यहाँ पर तिरंगे के बारे में भी कुछ बताया गया है, जैसे कि जो तिरंगा होता है इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। जो केसरिया रंग होता है ये साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक है। और जो हरा रंग है ये खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। इसके अलावा जो इस पर चक्र बना होता है तो चक्र देश की प्रगति और परिवर्तन का प्रतीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो हमारा राष्ट्रगान है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और जो राष्ट्रगान है वो क्या है, जनगण मन। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल की यदि बात करें तो ये हॉकी है, राष्ट्रीय नदी गंगा है और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है
एंड राष्ट्रीय वाक्य जो है वो है सत्यमेव जयते। और राष्ट्रीय गीत ये वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। साथ ही जो वंदे मातरम यानी कि जो राष्ट्रीय गीत है, ये गीत स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही ये गीत जो राष्ट्रीय गीत है यानी कि वंदे मातरम, तो ये गीत स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए देशभक्ति का प्रतीक भी बना था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के अतिरिक्त नोट पर और किस चीज़ों के चित्र बने होते हैं। जैसे कि जो 10 रुपये का नोट है उसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर बना है, जो कि उड़ीसा में है। और जो 20 रुपये का नोट होता है उसमें एलोरा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में हैं। 50 रुपये के नोट में हम्पी बना है, जो कि कर्नाटका में है। और 100 रुपये का जो नोट है उसमें रानी की बाग बनी है, जो कि गुजरात में है। और 200 रुपये के नोट में सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। ये आगे अगर बात करें कि जो 500 रुपये का नोट होता है इसमें लाल किला बना हुआ है, जो कि दिल्ली में है। और 2000 के नोट में मंगलयान बना हुआ है। आगे अगला चैप्टर 24 है बंटी का सफ़र। तो इसमें बंटी जो है उसके सफ़र के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको हमने लिया है। तो गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के पास, जिसका जो एक और नाम है फाल्गु नदी। इसके अलावा विष्णुपद मंदिर, मंगला गौरी मंदिर, ये भी गया में है। तो प्रत्येक चैप्टर से हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको लिया हुआ है। तो यहाँ पर ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको हमने यहाँ पर ले लिया है। साथ ही जो पारसनाथ का पहाड़ है ये बिहार और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और पारसनाथ का पहाड़ है, यहीं पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का मंदिर भी बना हुआ है। और जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था, पार्श्वनाथ था। इसके अलावा झारखंड की जनजातियों के बारे में देख लेते हैं। उराव, बिरहोर, मुंडा, संथाल और मुंडारी। तो जो उराव जनजाति है ये कुडुक भाषा बोलती है। और जो कुडुक भाषा है ये झारखंड की प्रमुख भाषा है। इसके अलावा मुंडा, संथाल और मुंडारी ये संथाली भाषाएं बोलती हैं। साथ ही अन्य भाषाएं और भी जो झारखंड की हैं, नागपुरी, खोरट और सादरी। साथ ही जो झालदा एक स्थान है जो कि पश्चिम बंगाल में है और यहाँ के लोग बांग्ला भाषा बोलते हैं। और पटना, गया और नालंदा की यदि बात करें तो यहाँ पर मगही बोली जाती है। और वैशाली और मुजफ्फरपुर यहाँ पर वज्जिका भाषा बोली जाती है। दरभंगा और मधुबनी की बात करें तो यहाँ पर मैथिली बोली जाती है। मुंगेर और भागलपुर यहाँ पर अंगिका एंड भोजपुर और रोहतास में भोजपुरी बोली जाती है। साथ ही जो रांची है तो रांची में काके का पागल खाना और नेतरहाट और जोहना का जलप्रपात है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। तो ये थी क्लास 4th SCERT EVS की समरी। और अभी हम क्लास 5 की भी समरी लेकर के आएंगे, उसमें भी अच्छा कंटेंट है। तो आप लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखिएगा, ये आपकी जो बिहार की शिक्षक भर्ती है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।